हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। आपका यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 में दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ए पार्ट के कुछ टॉपिक्स बच गए थे पिछली वीडियो में, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम। ये आपके चैप्टर का नाम है कि किस प्रकार, जो हमने पहले वीडियो बनाई उसमें हमने बताया कि किस प्रकार यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, किन देशों का इसमें महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं रोल प्ले था। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करा और शीत युद्ध का जो दौर था उसके परिणाम क्या निकले, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप पहले जाके उसे देखिए, फिर इसको देखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस शांति समझौते की, या फिर शांति समझौता, पेरिस शांति समझौता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1918 में महायुद्ध को समाप्त हो गया। ठीक है, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो समाप्त हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी 1914 से लेकर 1918 के दौर के बीच में। ठीक है, समाप्त हो गई, किंतु एक जटिल प्रक्रिया या फिर जटिल समस्या जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं अपने पीछे छोड़ गई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जिन देशों ने इस वॉर में युद्ध लड़ा था उन देशों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी, जैसे कि कई ऐसी समस्याएं जो कि काफ़ी ज़्यादा जटिल थी, जैसे राजनीतिक समस्या, आर्थिक और सामाजिक समस्या। आर्थिक समस्या में आप बता सकते हैं कि उन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, देश में बीमारियां भी आने लग गई और तो और वहाँ के लोग भूख के कारण मरने लगे। राजनीतिक व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हुई है उसमें आप लिख सकते हैं कि लोगों के पास किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, ना कि उनके पास शक्तियाँ थी कि वो अपने देश में शासन चला सके। सामाजिक समस्या, इस प्रकार की समस्याएं कि लोगों की जो मृत्यु हो रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा मृत्यु तो दर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस प्रकार की समस्याएं सामने आई थी। यूरोप के अनेक शासन जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, रूस और तुर्की साम्राज्य का अंत हो चुका था। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और तुर्की का जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब उनके पास सिर्फ जमीन थी, लोग थे, परंतु शासन करने के लिए शासन व्यवस्था नहीं थी। यूरोप का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। असंख्य लोग भूख के कारण, बीमारी के कारण मरने लगे थे। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी भूख के कारण और बीमारी के कारण। इस युद्ध के बाद शांति स्थापना करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी विश्व के सामने। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद एक शांति स्थापना करना उन देशों के बीच में जिनके बीच में कुछ समय पहले ही युद्ध हुआ था, और उनके बीच में शांति स्थापना करना एक बहुत बड़ी बात थी। पेरिस शांति समझौते की बात करें तो पेरिस शांति समझौता नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये शांति समझौता पेरिस में रखा गया था। और पेरिस में रखने का जो सुझाव था वो किसके द्वारा दिया गया था, राष्ट्रपति विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। शांति समझौते के लिए पेरिस को चुना गया। राष्ट्रपति विल्सन सम्मेलन का केंद्र उचित समझा क्योंकि वहां अमेरिका की सेना, ठीक है, अमेरिका की सेना क्या थी, मौजूद थी। पेरिस में अमेरिका की बहुत बड़ी सेना मौजूद थी, इसीलिए उसे पेरिस को क्या रखा गया, शांति समझौते के लिए एक जगह चुना गया। इससे पहले जिनेवा को चुना गया था, परंतु बाद में उसको वहां से बदलकर पेरिस कर दिया गया। पेरिस में सभी विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। ठीक है, जितने भी देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते थे उन्हें बुलाया गया और जितने हारे थे उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। अमेरिका से स्वयं राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के राष्ट्रपति लॉयड जॉर्ज, इटली के राष्ट्रपति ऑरलैंडो और जापान के प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया था। अब पेरिस शांति समझौते के सामने समस्याएं क्या थी कि जब पेरिस शांति समझौता लाया गया, वो जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से ड्राफ्ट या फिर बिल लाया गया। ठीक है, तो उसके सामने समस्याएं क्या थी। पहली समस्या थी गुप्त संधियां। इससे तात्पर्य है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई देशों ने गुप्त संधियां करी थी जो कि विश्व को नहीं पता थी। ठीक है, गुप्त संधियों से तात्पर्य है कि दो देशों ने मिलकर एक संधि कर ली और उसके कुछ नियम और शर्तें थी। तो इसमें क्या बताया गया कि पेरिस समझौते का उद्देश्य केवल शांति की स्थापना करना नहीं बल्कि भविष्य में भी शांति को बनाए रखना है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ आप कह सकते हैं मात्रा मिस्टेक है। ठीक है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। किंतु
तो भविष्य में क्या थी, शांति बनाए रखना था। किंतु शांति की स्थापना के मार्ग में एक बड़ा बाधा थी गुप्त संधियाँ। गुप्त संधियाँ जो कि चुपके चुपके दो देशों के बीच में हो जाती थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच में की गई थी। इन संधियों के तहत युद्ध के बाद हारे हुए राष्ट्र को बांटने का विचार था। अब इन संधियों का नियम और शर्तें कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि जो भी देश इस संधि दो देश संधि करेंगे और उसके बाद जिसके विरोध वो युद्ध लड़ेंगे, विरुद्ध लड़ेंगे, वो देश क्या होंगे, अगर वो देश हार जाता है तो उस देश को बांट लिया जाएगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा ने एक संधि करी, ठीक है, और अगर यूरोप के विरुद्ध वो लड़ रहे हैं और यूरोप हार जाता है तो यूरोप को बांट लिया जाएगा, ठीक है, और यूरोप का कौन सा हिस्सा अमेरिका लेगा, कौन सा हिस्सा कनाडा लेगा, ये पहले से ही तय हो जाता था। ये एक प्रकार से उदाहरण है, कोई जेन्युइन उदाहरण नहीं है, बस ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि दो देशों के बीच में हुई संधि के नियम शर्तें इस प्रकार होती थी कि हारने वाले जो देश है, विरोधी देश, उसको बांट लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि परेशानी का कारण था शांति को बनाए रखने के लिए। विल्सन ने 14 सिद्धांतों के आधार को मानकर की गई संधियों को भंग कर दिया, ठीक है। विल्सन ने क्या करा, विल्सन जो थे वो 14 प्रिंसिपल्स लाए थे शांति समझौते में, जिसके आधार पर जितनी भी संधियां हुई थी उनको रद्द कर दिया गया। युद्ध के दौरान अनेक गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन संधियों के विषय में राष्ट्रपति विल्सन को कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था। अब जो भी संधियाँ पहले हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें मित्र राष्ट्रों के बीच में, उसमें अमेरिका भी शामिल है। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने संधियाँ नहीं करी होंगी। तो जो संधियाँ की गई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी विल्सन को झेलनी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में होने से पूर्व यूरोप में बहुत सारी समस्याएं थी, जिनके कारण विविध राज्यों में परस्पर असंतोष बना रहता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले भी यूरोप के कई देशों के बीच में तनातनी हमेशा रहा करती थी, ठीक है। उनके बीच में आप कह सकते हैं अच्छे संबंध तो कभी थे ही नहीं, हमेशा दो देशों के बीच में विरोध, असंतोष बना ही रहता था। शांति सम्मेलन का प्रमुख आधार क्या था? शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पास कोई ठोस कार्यक्रम या पूर्व निर्धारित ऐसा सिद्धांत नहीं था जो सर्वमान्य हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अर्थात सम्मेलन में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य के पास शांति स्थापना करने के लिए पहले से कोई अनुभव नहीं था। जितने भी देश थे उन्होंने पहले कभी शांति की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किया था, तो उनके पास कोई भी अनुभव नहीं था, ठीक है, और ना ही कोई सिद्धांत था जो पूरे विश्व में मान्य हो, और ना ही कोई ऐसा एक प्रिंसिपल था जो कि विश्व के सभी देश उसे मानते हो। रूस क्रांति से अमेरिका के युद्ध में भाग लेने और मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। अब क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई तो रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़ दिया और वहीं अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ, अमेरिका युद्ध में उतर चुका था। तो जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो मित्र राष्ट्रों का जो उद्देश्य था युद्ध लड़ने का, उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक था। विल्सन और जर्मनी के राजनायकों ने इस बात पर बल दिया कि उन्होंने विल्सन के सिद्धांत के आधार पर युद्ध को बंद किया है, ठीक है। तो जर्मनी के राष्ट्रपति जो है वो ये कहते थे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बस इसीलिए बंद करा क्योंकि विल्सन के आधार हमें ठीक लगे, उनके जो आधार थे। अब विल्सन के 14 सिद्धांत क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। पहला, गोपनीय तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समझौते नहीं किए जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से खुली संधियाँ की जाएंगी। तो जितनी भी संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगी वो चुपके चुपके ना होकर पूरे विश्व के सामने की जाएंगी। दूसरा, युद्ध तथा शांति दोनों ही परिस्थितियों में समुद्र मार्ग में जहाज़ों को स्वतंत्रता दी जाएगी। अब युद्ध की परिस्थिति हो चाहे ना हो, शांति की परिस्थिति हो, ठीक है, जो समुद्र मार्ग है उनको कभी भी बंद नहीं किया जाएगा किसी भी देश के लिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए जितने अस्त्र शस्त्र पर्याप्त हैं उतने ही रखे जाएं, ठीक है। अपने देश की अंदर से सुरक्षा करने के लिए जितने भी अस्त्र और शस्त्र चाहिए आप केवल उतने ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा रखना मना था। उपनिवेश की जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए, औपनिवेशिक दावे बिना पक्षपात के निर्णायक का हो, ठीक है। तो उपनिवेश जो शासन था उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाए, पहला पॉइंट। और दूसरा, औपनिवेशिक जो शासन है उससे रिलेटेड जितने भी निर्णय होंगे वो बिना किसी पार्शियलिटी, भेदभाव के प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। रूस से सेनाएं हटा ली जाए और उसको स्वतंत्रता की मान्यता दी जाए। बेल्जियम को जर्मनी सेना से मुक्ति दिलाई जाए और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी जाए। एलिस लॉरेन जो कि फ्रांस के थे, ये प्रदेश धर्मशाला यहाँ पे गलत है, ठीक है, फ्रांस के जो थे वहाँ पे वो जो फ्रांस के प्रदेश थे उसको वापसी कर दिया जाए और उसको स्वतंत्रता दी जाए। इटली की समस्या पर राष्ट्रीयता के आधार पर निर्णय किया जाए।
ठीक है, इटली की जितनी भी समस्याएं थी उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनके ऊपर क्या करा जाए, निर्णय लिया जाए और उनकी जो समस्याएं उनको सुलझाया जाए। समस्त राज्यों को व्यापार का समान अवसर प्रदान किया जाए। जितने भी देश हैं उन सबको व्यापार से रिलेटेड जितने भी अवसर हैं समान रूप से प्रदान किए जाए। ऑस्ट्रिया व हंगरी को स्वतंत्र शासन की स्थापना की जाए। ऑस्ट्रिया और हंगरी को स्वतंत्र शासन से तात्पर्य है कि जो भी शासन व्यवस्था है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी को ही दे दी जाए, वो अपने हिसाब से शासन चलाए। रोमेनिया, साइबेरिया, मेंटेनिग्रो से सेना हटा ली जाए। साइबेरिया को समुद्र तक का रास्ता प्रदान किया जाए। तुर्की अपने शासन के अंतर्गत रहने वाले सभी जातियों को प्रति समान नीति को अपनाए। तुर्की में कई सारे लोग रहते हैं, उनकी कई सारी जाति हैं, ठीक है, तो समान रूप से उन जातियों को सम्मान दिया जाए और अपनाया जाए। फिर पोलैंड की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की जाए। समुद्र तट पर स्वतंत्रता मार्ग दिया जाए और उसकी राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखंडता को भी मान्यता दी जाए। तो पोलैंड को स्वतंत्र रूप से एक देश बना दिया जाए, ठीक है, उसकी जितनी भी व्यवस्था है वो अच्छे से चलाने के लिए उसी के हाथ में उसको शासन दे दिया जाए। आखिरी है कि विश्व शांति के लिए छोटे बड़े राष्ट्रों का एक संगठन राष्ट्रीय संघ बनाया जाए, जिससे दोनों देशों की राष्ट्रीय की स्वतंत्रता की गारंटी समान रूप से दी जा सके, ठीक है। तो एक ऐसा संगठन बनाना जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की स्वतंत्रता की गारंटी लेता हो, ठीक है। अब आता है पेरिस में जो समझौते हुए वो कुछ इस प्रकार है, जो संधियाँ हुई। जर्मनी के साथ वार्सा की संधि 28 जून 1919, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को हुई थी। बुल्गारिया के साथ नोएल की संधि 27 नवंबर 1919, हंगरी के साथ त्रियान की संधि 4 जून 1920 और तुर्की के साथ सेविस की संधि 10 अगस्त 1920। तो ये संधियां हैं, ये उनके टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। अब बात करें राष्ट्रीय संघ की, कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना के बारे में। तो विल्सन की अध्यक्षता में पेरिस में होने वाले शांति समझौते में राष्ट्रीय संघ के संविधान को तैयार करने के लिए 19 मेंबरों का एक आयोग की स्थापना की गई। अब जो पेरिस समझौता हुआ था उस समय एक, आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय संघ बनाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसको बनाने के लिए, जिसका संविधान बनाने के लिए 19 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया गया। इस आयोग ने 14 फरवरी 1919 को एक प्रस्ताव सम्मेलन में रखा। इस प्रस्ताव में 28 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, 28 अप्रैल 1919 को इसमें संशोधन किया गया और इसको पास कर दिया गया। और शांति समझौते में जो पहली 26 धाराएं हैं उसमें राष्ट्रीय संघ के बारे में बताया गया है। अब आता है राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई जो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय संघ को इसलिए बनाया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई वो कई देशों के बीच में वाद विवाद से हुई है। तो इस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जो कि दो देशों के बीच में हो रहे विवाद को युद्ध की बजाय शांति से सुलझाने में ध्यान रखें, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नीति थी इसको देखते हुए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। यह सारी दुनिया भर के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था, ठीक है। तो यह संगठन जो था वो चाहता था कि दुनिया के सभी देश इसका संगठन के सदस्य बने, ताकि भविष्य में कभी भी कोई विवाद हो तो ताकत से सुलझाने के बजाय बातचीत से उसे सुलझाया जा सके। देश के बीच शांति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। अब राष्ट्रीय संघ के आप कह सकते हैं कि उसके कुछ उद्देश्य भी थे। राष्ट्रीय संघ राष्ट्र के लिए मानसिक और आर्थिक सहयोग देना चाहता था, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके और राष्ट्र सुखी और समृद्ध बन सके, ठीक है। तो राष्ट्रीय संघ योगदान देना चाहता था देशों की आर्थिक और मानसिक सहयोग में, ठीक है, उनकी मदद करने में, ताकि देश सुखी रह सके और समृद्ध हो सके और ज़्यादा विकास कर सके। इसका एक मुख्य उद्देश्य था ताकि सम्मान और न्याय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों के जो संबंध है उनको मजबूत किया जा सके और वाद विवाद की बजाय इसे बातचीत से युद्ध को टाला जा सके, ठीक है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो भी सदस्य देश हैं उनके साथ न्याय हो और साथ में आप कह सकते हैं कि उनके जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, इसके लिए उसका निर्माण किया गया था। फिर आता है पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को कायम रखना इसका उद्देश्य था। तो पेरिस शांति समझौते के दौरान जो भी व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, उसका क्या करना, उसका सम्मान करना और उसको कायम रखना राष्ट्रीय संघ का कार्य था। फिर शांतिपूर्ण तरीके से विश्व स्तर पर विश्व देशों के बीच शांति बनाए रखना,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको बनाए रखना और दो देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शांति कायम करना राष्ट्रीय संघ का कार्य था। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपके यूनिट 2 ए पार्ट में बच गए थे, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लिए। जो शांति समझौता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से कवर कर लीजिए, बिकॉज इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। जो नोट्स हैं इन नोट्स में कई गलतियाँ हैं, नोट्स जैसे ही अपडेट हो जाते हैं हम उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, तो आप हमारी वेबसाइट से भी इन नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर आपको कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम से भी बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।